राइट, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एस्फिक्सिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्फिक्सिया की इंट्रोडक्शन, उसमें उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, हाइपोक्सिया और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और एस्फिक्सिया डिस्कस करेंगे, एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो हमें मिलेंगी इन एस्फिक्सियल डेथ वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एस्फिक्सिया है क्या चीज़, उस पर आते हैं। एस्फिक्सिया जो है दैट इज़ योर डिक्रीज लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन in blood and in tissues। ठीक है, दिस इज़ योर एस्फिक्सिया। अब ये होती क्यों है? ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन द वेंटिलेटरी बेसिस। मतलब क्या हुआ अब इसका ये मतलब है कि एस्फिक्सिया फंडामेंटली क्या डिफेक्ट आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए ब्लड में। अब वो हुई क्यों कम है कि जो हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। अब वो डिफेक्ट डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है जिनको हम डिस्कस करेंगे इन द एटियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ये एस्फिक्सिया की डेफिनेशन होगी। अब आते हैं उसके कॉजेज़ पे कि एस्फिक्सिया कैसे कॉज हो सकती है। ठीक है, अब एस्फिक्सिया जो है उसके उसूलन हम 6 में डिवाइड कर सकते हैं कॉजेज़। एक है मैकेनिकल एस्फिक्सिया बेसिकली मीन्स कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीदिंग। अब वो क्या क्या हो सकती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी अलग से क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, सेकंड इज़ योर फिजिकल एस्फिक्सिया। इसमें क्या है कि हाई एल्टीट्यूड्स में वैसे ही ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, तो अगर ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चला जाए मतलब तो दे कैन गो इनटू एस्फिक्सिया। ठीक है, देन इज़ योर ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं हमें मालूम है रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं, एनेस्थीसिया जैसे। तो वो क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस करेंगे जिसकी वजह से ब्रीदिंग अफेक्ट होगी, कोई वेंटिलेटरी बेसिस वगैरह वाला सीन होगा। ठीक है, कुछ हमारे पास गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस को इम्पेयर कर रही होती हैं या फिर ब्रीदिंग का वर्कलोड बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर ये कुछ गैसेस हैं जो एस्फिक्सिया कॉज करवा सकती हैं। देन इज़ योर एलर्जीज़ में मालूम है लेरेंजल स्पैज़म होता है। अगर लेरेंजल स्पैज़म हो गया तो फिर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी तो फिर अगेन एस्फिक्सिया होगा। फाइनली इज़ योर पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ है इन दी लंग्स, इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसकी वजह से ब्रीदिंग में मसला आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉजिंग एस्फिक्सिया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया पर। ठीक है, अब मैकेनिकल एस्फिक्सिया की क्लासिफिकेशन को इजीली करने के लिए हमें पहले ब्रीदिंग का पता होना चाहिए। ब्रीदिंग ऑब्वियसली एवरीबडी डज इट है, सबको अच्छे तरीके से पता होगा। तो जैसे गो स्टेप बाय स्टेप। ब्रीदिंग में सबसे पहले क्या होता है, यू ब्रीद इन द एयर थ्रू द एक्सटर्नल ऑरिफिसेस। ठीक है, नोज़ एंड दी ओरल कैविटी। तो अगर मुझे ब्रीदिंग को रोकना हो स्टार्टिंग में ही तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑरिफिसेस। ठीक है, अब उसको भी अलग अलग तरीक़ों से ब्लॉक हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें बस ये है कि एक्सटर्नल ऑरिफिसेस ब्लॉक हो गई। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि इनहेल होने के बाद जो एयर है दैट गोज़ थ्रू योर बेसिकली थ्रू योर नेक थ्रू दी लैरिंग्स वगैरह। ठीक है, फिर ट्रेकिया के थ्रू जाएगी। अब मैं नेक में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं नेक को बाहर से कंप्रेस कर दूँ, दैट इज़ द कंप्रेशन ऑफ द नेक, जैसे हैंगिंग हो गई। ठीक है, हैंगिंग हो गई या फिर स्ट्रैंगुलेशन हो गई। या फिर क्या कि कोई अंदर से ही कोई चीज़ नेक में ब्लॉक कर दे, जैसे कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, ये बात समझ में आई कि बाहर से हमने सांस ली एंड देन उसके पूरे पैसेज में हम कोई भी जगह पे ब्लॉक कर दें तो फिर एस्फिक्सिया हो सकती है। देन क्या हो सकता है कि
कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन पानी जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फ्लूइड इन द केसेस ऑफ ड्राउनिंग वगैरह, तो वो भी एक्सफिक्सिया करवा सकते हैं। एंड देन फाइनली जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं दोज आर रिलेटेड विद द चेस्ट। तो अगर कोई डैमेज हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उस वजह से वो अपनी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, उसकी वजह से ब्रीदिंग में मसला आएगा। दैट इज़ नोन एज योर ट्रोमेटिक एक्सफिक्सिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एक्सफिक्सिया कि कैसे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कैसे मैकेनिकल डिफेक्ट आ सकते हैं ब्रीदिंग में जिसकी वजह से एक्सफिक्सिया हो सकती है। अब इसको हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में और उसको डिफाइन करेंगे और उसको क्लियर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कैसे कैसे एक्सफिक्सिया कॉज होता है इसका, उनकी फाइंडिंग्स क्या होंगी वगैरह, वो आगे का टॉपिक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रही। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक्सफिक्सिया का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर हाइपोक्सिया और उसके टाइप्स। अब हाइपोक्सिया है क्या? हाइपोक्सिया, हाइपो लेस ऑक्सिया ऑक्सीजन, तो डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सिया। ठीक है, अब हाइपोक्सिया भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसूलन हाइपोक्सिया एक्सफिक्सिया ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स हैं। एक्सफिक्सिया में हाइपोक्सिया होता है, अगर इफ़ यू वांट टू डू इट एज अ कंसेप्चुअल वे, तो एक्सफिक्सिया में हाइपोक्सिया हो रहा होता है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया के डिफरेंट टाइप्स हैं। You have your hypoxic hypoxia, you have your anemic hypoxia, your circulatory या फिर stagnant hypoxia, और histotoxic hypoxia। ठीक है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बेसिकली, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आपका डिनाई हो रहा है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया जनरेट हो रहा है। तो दीज आर योर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो हैं, मैकेनिकल एक्सफिक्सिया है वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में होता है। दिस इज़ एन MCQ आ सकता है कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एक्सफिक्सियाज, तो उसमें मैकेनिकल एक्सफिक्सिया का दिया हुआ होगा, एलर्जी का दिया हुआ होगा, तो उसमें मैकेनिकल एक्सफिक्सिया को टिक करना होगा। ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि मैकेनिकल एक्सफिक्सिया में कौन सा हाइपोक्सिया होता है, फिर हाइपोक्सिक लिखा होगा, कहीं पे सर्कुलेटरी लिखा होगा या स्टैग्नेंट जो भी, तो उसमें हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया पे टिक लगेगा। ठीक है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या है? बेसिकली डिक्रीज ऑक्सीजन एक्सेस बेसिकली। ठीक है, दिस इज़ योर मैकेनिकल एक्सफिक्सिया, इसकी एग्जांपल है। एनीमिक हाइपोक्सिया बेसिकली ये है कि एनीमिया की वजह से, एनीमिया है क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो फिर अगर एनीमिया हो रहा है तो फिर अगेन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो फिर हाइपोक्सिया होगी क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया ड्यू टू एनीमिया। देन इज़ योर स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, उस वजह से हाइपोक्सिया हो रही है, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करेगा तभी वो पल्मोनरी उसमें जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, फिर से रीऑक्सीजनेट होगा वगैरह। लेकिन अगर सर्कुलेटरी फेलियर है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस वजह से फिर हाइपोक्सिया हो सकती है। ठीक है, एंड फाइनली इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या है कि सेल्यूलर लेवल पर कोई ऐसा मसला आ रहा है जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया आ रही है। अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वन इज़ योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, देन इज़ योर पेरी सेल्यूलर, देन इज़ योर सबस्ट्रेट एंड मेटाबॉलिक। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है? ई फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर, ई फॉर एंजाइम। तो एंजाइम सिस्टम्स हमारे डिफेक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता। इसमें क्लासिकल एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग का।
ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग, इसका एमसीक्यू आ सकता है, साइनाइड में कौन से टाइप का हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगा, तो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर वाला होगा। ठीक है। देन इज़ योर पी फॉर पेरीसेलुलर, पी फॉर परमिएबिलिटी। इसमें ऑक्सीजन के लिए परमिएबिलिटी कम हो जाती है, बेसिकली ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कम हो जाएगी इन द सेल मेम्ब्रेन, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म और मीथेन, हेलोमीथेन या फिर हेलोजन गैसेस, ये वाली टाइप करवाती हैं हाइपोक्सिया की। देन इज द सबस्ट्रेट, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन तो अंदर आ गया, लेकिन जब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो वो क्या कहते हैं उसको, क्रेब साइकिल वगैरह, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने के लिए जो सबस्ट्रेट्स चाहिए हमें, ग्लूकोज वगैरह, वही मौजूद नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो डिक्रीज सबस्ट्रेट्स कैंट यूटिलाइज ऑक्सीजन, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है तो अब ऑक्सीजन आ भी गया आपके पास, तो आप यूज़ कैसे करोगे। ठीक है। दैट्स द स्टिक बिटवीन दैट। एंड देन फाइनली मेटाबॉलिक, इसमें क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो जमा होना शुरू हो गए। एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूरिया। ठीक है। तो फिर ये मेटाबॉलिक हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगी। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया। फिजियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है। अब एस्फिक्सिया जब हो रहा होता है, इट्स नॉट कि सडनली आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है एंड देन फिर डायरेक्ट डेथ। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन फेज़ 3। ऑब्वियसली दीज आर इन इंक्रीजिंग सिवियरिटी, पहले कम सिवियर होगा, फिर ज़्यादा होगा, एंड देन फिर ज़्यादा, एंड देन आई ट्राई टू मेक इट एज अ स्टेप लैडर प्रोग्रेसिव वन, ताकि ईजियर टू रिमेंबर हो। ठीक है। तो फेज़ 1 में क्या होता है कि एस्फिक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन कम है आपका, तो ब्रीदिंग आपकी थोड़ी सी ज़्यादा डीपर होगी। ठीक है। शुरुआत है तो डीपर ब्रीदिंग होगी, लेकिन आपको वर्क इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ब्रीदिंग के लिए। ठीक है। तो आपको एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा, लेकिन आप नेचुरली डीपर ब्रीदिंग करोगे। उसके अलावा क्या होगा कि आपके जो ऑक्सीजन की कमी है तो साइनोसिस होगी आपको, हल्की सी लेकिन स्लाइट साइनोसिस आपको मिलेगी। बीपी, आपका बीपी पल्स दोनों नॉर्मल होंगे, अभी आपको हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस नहीं मिल रही। ठीक है। तो ये 3 आ गई चीज़ें, 3 मेन थिंग्स ऑफ फेज़ 1। और भी होती हैं लेकिन ये 3 मेन चीज़ें। फेज़ 2 में क्या होता है कि ब्रीदिंग अब लेबर्ड ब्रीदिंग होगी। लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब कि ज़ोर लगा के ब्रीथ करना पड़ेगा ताकि सही तरीके से ऑक्सीजन अंदर है, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन वापस अंदर नहीं आ रहा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर आपको कंजेशन मिलेगी और मार्क्ड साइनोसिस मिलेगी। ठीक है। कंजेशन और मार्क्ड साइनोसिस, कंजेशन क्यों मिल रही है, सॉर्ट ऑफ ये पैथोलॉजी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंस ऑक्सीजन की लेवल कम है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर ब्लड जो है वो स्टेसिस कर देता है एंड ट्राइज टू रिमेन इन दी व्हाट्स इट कॉल्ड इन दी टिश्यूज़ मोर, क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई है, कैपिलरीज डायलेट होना शुरू हो गई, तो कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, बीपी आपका अफेक्ट होगा, बीपी भी अफेक्ट होगा, पल्स भी हो सकती है। दिस इज योर फेज़ 2 एंड देन फेज़ 3 जो है दैट्स द फाइनल फेज़, बंदा बस मरने ही वाला है। इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग जो होगी आपकी, अब लेबर तो थी, अब वो ब्रीद आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, तो शैलो ब्रेथ्स होना शुरू हो जाएंगे, शैलो ब्रेथ्स होंगे एंड इनफ्रीक्वेंट होंगे, ऐसे ऐसे ब्रीदिंग कम होती जा रही है। ठीक है। सेकंड इज़ योर, बंदा अब अनकॉन्शियस होगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है ना, ब्रेन पे ऑक्सीजन अब नहीं जा रहा, तो ब्रेन शट डाउन होना शुरू हो गया। देन क्या होगा कि व्हाट्स इट कॉल्ड, हाँ, जो स्पिंक्टर्स होंगे वो सारे रिलैक्स हो जाएंगे, तो वॉमिटिंग होगी, वॉइडिंग ऑफ यूरिन
या फिर बॉडी फ्लूइड्स जो भी हैं उनकी वॉइडिंग होगी। सही है। एंड फाइनली डेथ। तो ये सॉर्ट ऑफ अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है इन दी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सफिक्सिया। पैथोलॉजी ऑफ एक्सफिक्सिया इज़ ईजियर। दो चीज़ें ही होती हैं आपके पास, एक होती है आपकी कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरी आपकी कैपिलरी वॉल्स डायलेट होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस में पैथोलॉजी बेसिकली आपकी एक्सफिक्सिया की ये दो चीज़ें मेन होती हैं। ठीक है। देन हम आते हैं योर नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ऑफ एक्सफिक्सिया, कि अब एक्सफिक्सियल डेथ अगर हुई है तो आपको कौन कौन सी चीज़ मिलेंगी। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा जनरल व्यू दे दूँ एक चीज़ का, कि नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हम क्यों बोल रहे हैं इसको। होता यूँ है कि हर एक्सफिक्सियल डेथ है, बिलफर्ज किसी की हैंगिंग हुई है तो उस हैंगिंग के भी अपने फाइंडिंग्स होंगी, गले पे निशान होगा वगैरह। लेकिन उसके अलावा एक्सफिक्सिया की डेथ है तो एक्सफिक्सिया की अपनी भी फाइंडिंग्स होती हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में फेजेस में ही डिस्कस किया था, साइनोसिस है तो डेड बॉडी में भी आपको साइनोसिस मिलेगी, कंजेशन है डेड बॉडी में भी आपको कंजेशन मिलेगी। तो ये हर किस्म की एक्सफिक्सिया में मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि ये हैंगिंग है तो फिर उसमें ही मिले, नहीं। तो ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं, ये हर एक्सफिक्सिया में आपको मिलती हैं। स्पेसिफिक फाइंडिंग्स फिर हम उस एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम्पल में ये वाली मिलती हैं, इस एग्जाम्पल में ये वाली मिलेंगी। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पर आवाज़ आ जाए। ठीक है, दो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, कंजेशन एंड साइनोसिस। ठीक है। फिर क्या तीसरी क्या चीज़ होगी कि ब्लड जो होगा ना वो बहुत फ्लूइड हो जाएगा, क्योंकि फिब्रिनोलाइसिन सब्सटेंसेस और ये सारी चीज़ें वो रिलीज़ हो रही होंगी इन द ब्लड। तो फिर इसलिए ब्लड फ्लूइड होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, तो उसकी मूवमेंट ईजियर होगी इन द वो, लेकिन जमा भी होना फिर ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा जगहों पे, जिसकी वजह से हेमरेजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। खासकर ये हेमरेजेस आई के अराउंड ज़्यादा मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रेड्यूड स्पॉट। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है एक्सफिक्सियल ट्रायड। उसमें क्या होता है, साइनोसिस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजेशन, और हमारे आई के सामने या फिर फेस के सामने अक्सर हेमरेजेस वगैरह जो ट्रेड्यूस स्पॉट्स हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर हम लोग कहते हैं एक्सफिक्सियल स्टिग्मेटा का ट्रायड। ठीक है। उसके अलावा हमें फाइनल एक और चीज़ मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा अगेन ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन, परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से वगैरह। ठीक है। तो दिस वाज योर एक्सफिक्सिया का इंट्रोडक्शन।